Welcome back, dear students. Today our topic is soil as a resource. This is in continuation with the chapter resource and development. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो सॉइल है एज ए रिसोर्स हम पढ़ेंगे कैसे सॉइल रिसोर्स है। पिछले वीडियो में हमने देखा था लैंड रिसोर्सेज। पहले मैं आपको लैंड और सॉइल में फ़र्क बता देता हूँ। लैंड जो होता है जितना भी हमारी अर्थ में हम देखते हैं, चाहे लिथोस्फीयर है, चाहे उसमें रॉक्स है, चाहे मिट्टी है, चाहे रेत है, ये सारा लैंड में आता है। लैंड कंप्राइजेज एवरीथिंग। लेकिन जो लैंड के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसमें आप कल्टीवेशन करते हैं, हम खोद के उसमें कल्टीवेशन करते हैं, ट्रीज जिनमें उगते हैं, ठीक है, जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको हम सॉइल कहते हैं। सो सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज लूज फ्रेगमेंटेड एंड यूज्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आता है रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको पता है पहले भी जब हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़े थे, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो हम यूज़ भी करते हैं बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिन्यू भी होता है, खुद ब खुद बनता भी है। ठीक है, तो जो सॉइल है ये एक लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम में क्या होता है, लिविंग एनिमल्स, जैसे हम लिविंग थिंग्स या लिविंग एनिमल्स की बात करते हैं, लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो जिनमें रिप्रोडक्शन होती है, जो बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे सॉइल एक सिस्टम है, एक तरफ से ये ख़त्म हो रही है, दूसरी तरफ से बन रही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू मेक even 1 inch or few centimeters of soil। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है, अगर ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, अगर ये लिविंग सिस्टम है, अगर ये बार बार बन रहा है, लेकिन किस मकदार से बन रहा है, किस स्पीड से बन रहा है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको कहा था कोई भी रिसोर्स उसकी जो बनने की स्पीड है उससे कम हमारी उसकी यूज़ करने की स्पीड होनी चाहिए, तभी वो रिसोर्स जो है हमें ज़्यादा देर तक फ़ायदा दे सकती है। तो अगर बनने की स्पीड से ज़्यादा हमारे उसको यूज़ करने की, रिसोर्स को ख़त्म करने की स्पीड हो, तो वो रिसोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल बन जाता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सॉइल जो है पहले हम देखेंगे सॉइल भरने के लिए कौन कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्योंकि सॉइल जो है 9th में, 8th में, 7th में आपने पढ़ा है, ये जो है वेदरिंग से बनता है। अगर हम कहेंगे वेदरिंग आपने पढ़ा है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होती है ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेट एंड अदर फोर्सेस। तो उसकी वजह से जो पेरेंट रॉक होता है ये डिसाइड करता है कि किस टाइप की सॉइल बनेगी, किस मकदार से बनेगी। क्लाइमेट, ऑब्वियसली क्लाइमेटिक वेरिएशन जहाँ पे होगी, किस किस्म का क्लाइमेट होगा ये डिसाइड करेगा। वहाँ पे वेजिटेशन कवर कैसा होगा वही डिसाइड करेगा कि सॉइल के अंदर होगा क्या, ह्यूमस होगा उसमें, नहीं होगा, कौन से मिनरल्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, और बाकी फार्म्स ऑफ लाइफ जिनमें वाइल्ड लाइफ आता है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ टाइम। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जितना ज़्यादा टाइम सॉइल को बनने में लगेगा उतना ज़्यादा वो मोटा होगा, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। जो नई सॉइल होती है उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है और ना वो उतनी डीप होती है। सॉइल जितनी पुरानी होगी, जितना ज़्यादा हम सॉइल को देंगे उतनी वो डीप बन जाएगी, उतनी उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे टेम्परेचर, अभी मैंने आपको कहा टेम्परेचर चेंज, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सारे जो है सॉइल को बनने में मदद करते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि इग्नियस रॉक जो होते हैं वो बेसिक रॉक होती है, जब वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तो इग्नियस रॉक बन जाती है जो ज़मीन के नीचे से लावा आता है ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन। उसके बाद जब वो एक्सपोज हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे हैं, कभी बारिशें होती है, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, विंड होती है, पानी होता है, ग्लेशियर्स हो जाए, तो ये टूट जाते हैं, इसमें वेदरिंग हो जाती है। फिर इस वेदर्ड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लिया जाता है, तो उसकी वजह से सॉइल बनती है। ठीक है, तो सॉइल जो होती है इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल आपको पता है जैसे ह्यूमस होता है, ठीक है, या जैसे हमने अलूवियल सॉइल हम देखते हैं उसमें बहुत सारे किस्म के मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उसमें
सड़े हुए होते हैं, डिकम्पोज हुए होते हैं, या एनिमल्स भी उसमें होते हैं, उसकी वजह से उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मिनरल्स वगैरह, जैसे जिंक, एक आयरन भी होता है इसमें, बाकी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो सॉइल जो है इसमें दोनों होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, ये जो है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो हमारी सॉइल है इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जैसे आप रेड, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, जैसे खदर और भंगर हम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, जैसे हम सैंड कहते हैं, क्ले कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एज, फिर से खदर और भंगर, जो खदर होता है वो न्यूवर ओलिवियम होता है, कम टाइम हो गया होता है उसको, और जो भंगर होता है वो ओल्डर ओलिवियम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, जैसे हम देखते हैं कि अलूवियल सॉइल है, लेटरेट सॉइल है। अलूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी उसमें है, उसमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और लेटरेट सॉइल जो है वो सबसे ये जो है इम्पोर्टेंट सॉइल है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी बुनियाद पर हम कलर की, थिकनेस पे, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस पर हम क्लासिफाई करते हैं सॉइल्स को। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, और एक एक करके हम उन क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सॉइल क्लासिफिकेशन अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।